आज अदालतें क्या बन गई, वही कानून भी बना रही हैं, वही उसकी व्याख्या भी करेंगी कि जब लोकसभा में और राज्यसभा में बहस हो, इस बात के बहस हो कि 1098 जजेस में कैसे हमारे कितने हैं जरा बताए तो। राष्ट्रपति सचिवालय में कोई है नहीं, प्राइम मिनिस्टर सचिवालय में कोई है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट सचिवालय में कोई है नहीं SC ST OBC। यहाँ कहते बड़ा क्रीम जम गया है। चंद्रचूड़ के पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और यही न्यायपालिका ऐसी है जिसमें वंशानुगत चलते हैं। वोट तो आपको देते ही है, रोज संविधान दिखा दिखा के बस संविधान लूट गया चुनाव में। और जब वोट मिल गया, जीत गए, तब बोल ही नहीं रहे हैं कि सभी समस्याओं की जननी जो है वो कौन है, कांग्रेस है। देश की अर्थव्यवस्था से बड़ी पूंजी मंदिरों के पास है, उसमें भी बंटवारा होना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इन टेम्पल इकोनॉमी। पेरियार ललई सिंह यादव का भी वो पढ़ना चाहिए कि वो क्यों कहते हैं कि हिंदू धर्म जितना जल्दी छोड़ दो अगर तुम्हें विकास चाहिए तो। 1916 का स्टेटमेंट है, व्हेन डॉक्टर अंबेडकर रोट अ फर्स्ट आर्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एंड द एंटायर आर्टिकल वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सर, अंबेडकर हैज वेरी कैटेगरिकली पॉइंटेड आउट what is the responsibility of the British government, though they consider all sorts of human rights to their citizens but not to Indian citizens. So they have to realize their responsibility also towards the Indian. 1869 movement, I'm talking about United Bengal, and 1871 there was a first census ever conducted in India, 1871. And what was the movement? It was a clarion call by the people, untouchable people, that British government is going to conduct the census. Our race is a different, our community is a different, our belonging is a different, our religion is a different, our culture is different. Our enumeration should not be held along with the Hindus. We are not Hindu at all. That was the movement, powerful movement. We should study. And that is, there is another debate, how India was divided and what are the reasons. आज जो ढाका जल रहा है, ढाका में untouchable population was 74%, untouchable population, and how Hindus 5%, 7% Hindus conspired to divide the country. And perhaps you all, some of you are aware, जो बंगाल में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन रहा है, और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन में जो यूनिटी रही है एवर इन द हिस्ट्री, मुस्लिम और अनटचेबल का जो अलायंस था, तो जो हिंदुओं का कंस्पिरेसी टू ब्रेक द अलायंस बिटवीन द अनटचेबल कम्युनिटी एंड द मुस्लिम्स, दिस इज द मेजर रीजन टू डिवाइड द कंट्री। 1934 तक जिन्ना वाज कंसीडर एज ए ट्रू नेशनलिस्ट, और 94 के बाद सडन उनको कहा गया ही इज एंटी नेशनलिस्ट बिकॉज ही स्टार्टेड रेजिंग सर्टेन इशू, सर्टेन पॉइंट्स। एक तो ये, दूसरा सर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन, थोड़ा इस पे भी बोलना चाहिए ना। हु आर द पीपल गॉट रिजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? इट इज द ब्राह्मण। इन colonial period सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड इन लंदन, सभी लोग एग्री करते हैं और सही भी है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। And it is the only Brahmin community who appear in the civil services examination, and none of them could clear the examination. तो एक सर, एक रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया कि since our level of education is very low, we cannot compare with the British education, therefore we should be given relaxation to the to 10%, and cutting marks, cutting point क्या था? 50%। 50% से डिमांड क्या हुई? 40% पे ले दिया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज सो लिबरल, उन्होंने कहा बाबू है तो हमको चाहिए, कौन सा हम इनको गवर्नर जनरल बनाने जा रहे हैं? दे एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ 40%, नंबर 1। उसके बाद दूसरी भी डिमांड आई कि सिंस वी आर इकोनॉमिकली वेरी पुअर and it is very difficult to afford the cost of traveling to London and appear in civil services examination, therefore civil services examination should be conducted in India। तो 1926-27 से पहला एग्जामिनेशन इलाहाबाद में कंडक्ट हुआ, इकोनॉमिक रिलैक्सेशन एंड एजुकेशनल रिलैक्सेशन।
और पहली बार जो सिविल सर्विसेज हुआ उसमें भी सब फेल हो गए, क्योंकि एससी बैकवर्ड एसटी को तो कोई उस समय वह सब अधिकार नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्या, और कहीं चपरासी उपरासी बन जाए तो बहुत चीज़ थी। उसमें भी पहली टाइम फेल हुए, दूसरी टाइम 3 पास हुए थे, वो तीनों के तीनों ब्राह्मण 40% पे, एंड दिस वाज द मेरिट। और आज हम लोग जब वी आर पेइंग रिच ट्रिब्यूट टू मंडल जी, तो मंडल जी ने बड़े संघर्ष किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से लेकर के, और कैसे कैसे मंडल जी आते 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 उन्होंने कहा भी है, और इसको मैं भी इंडोर्स करता हूँ कि सभी समस्याओं की जननी जो है वो कौन है, कांग्रेस है। आज भी मैं कहता हूँ पॉपुलेशन पे जो हो रही है बात की, पॉपुलेशन सेंसस होना चाहिए, बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन इस समय कितनी है, गवर्नमेंट क्या करे। एनएसएसओ इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी टू कंडक्ट द सेंसस। एनएसएसओ कहता है 1991 2000 में बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन 31%, और फिर उसके बाद 2000 के बाद 2005 में बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन इंक्रीज टू 6%। 6% बढ़ रही हर 10वें साल। जज भी वही, अपील करता भी वही, निर्णय भी वही देंगे, और हमारे बारे में डिबेट भी वही करेंगे। वाह, क्या न्यायपालिका है भाई। 25 हाई कोर्ट देश में हैं इंडिया में, एंड आउट ऑफ 25 हाई कोर्ट्स देर आर 1098 जजेस हैं उस समय इंडिया में, और जिसमें केवल काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी बैकवर्ड क्लास का सर, बहुत ज़्यादा है। 19 है, 19 एससी के, एसटी के 9 हैं, और एससी के जो हैं ओबीसी के 31 हैं, 31। इतना बढ़िया। और अगर गिन ले जाइए जितने भी जुडिशरी है, और मैं कहता हूँ कि जो अगला संघर्ष होगा न्यायपालिका के खिलाफ होगा। अब बड़े पावरफुल हैं लोग, कहते हैं कि जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इतना कंटेम्प्ट अगर डर रही होती तो पीएचडी जेएनयू वाले डिग्री ना देते हम। 1,71,00,000 तो इनके जो होते हैं देवता, क्या बोलते हैं, पुजारी। सर आप लोग थोड़ा उठाइए, मैं आपसे विनती करता हूँ। अरे करीब करीब मान लीजिए कि 75-76 लाख ओबीसी पुजारी बन जाएंगे सर, और एक एक पुजारियों का कम से कम 10 लाख रुपए महीने का आता है। कहाँ हम लोग पीएचडी करने, क्यों हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं आपको, इसका यूज़ क्या है इस रिसर्च मेथड का, कोई उपयोगिता है? बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, सर ऑब्जेक्टिव कह रहे, कोई ऑब्जेक्टिव सब फेल है, बेकार है। मंदिरों के पुजारी के लिए कहो तो 1,71,72,00,000 मंदिर हैं, अरे पुजारी हैं, और 45-46 लाख मंदिर हैं। एक एक दिन का सर निकाला हूँ, आप लोग पूछ लीजिए कि प्रश्न की भारत देश में कितने मंदिर हैं हिंदुओं के, और देश की अर्थव्यवस्था से बड़ी पूंजी मंदिरों के पास है। उसमें भी बंटवारा होना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इन टेम्पल इकोनॉमी। मैं बार बार, मेरा सपना है कि मेरे सांसद लोग कम से कम लोकसभा में कुछ तो कहते, फिर बाकी हम लोग पीछे संभाल लेते। कुछ तो बोलना चाहिए हमारे सांसदों को, कि जब लोकसभा में और राज्यसभा में बहस हो, इस बात के बहस हो कि 1098 जजेस में कैसे हमारे कितने हैं जरा बताए तो। और यही जब मैंने 900 से ज़्यादा आरटीआई मांग करके सर ये डॉक्यूमेंट छपने के लिए तैयार है, पूरी लिस्ट है सारे हाई कोर्ट के जजेस की, जितने भी लोग आज की तारीख में जज बैठे हुए, और इन जजेस की जितने भी है, एक हाई कोर्ट का, मणिपुर हाई कोर्ट कहता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि कितने एससी हैं कितने एसटी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आरटीआई वी कैन नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन। उसी सेक्शन को, तो जुडिशरी को जरा इंटरप्रिटेशन को भी होना चाहिए कि जुडिशरी अपने वो पुराणों के आधार पर इंटरप्रिटेशन न करे। एक बहस होनी चाहिए। और यहाँ एक और मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक राजकुमार राउत हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट। और उन्होंने इस बात को कहा कि मैं देश में जो डिबेट चलाऊंगा कि हिंदू बनाम गैर हिंदू, इसी पर बहस हो जाएगी, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपकी इस लड़ाई के लिए। आप बुद्धिस्ट बन जाइए, आप आदिधर्मी बन जाइए, आप सतनामी बन जाइए, आप जो है क्या बोलते हैं मतुआ बन, कुछ भी बन जाइए। और यहाँ मैं कहूँगा कि
पेरियार ललई सिंह यादव का भी वो पढ़ना चाहिए कि वो क्यों कहते हैं कि हिंदू धर्म जितना जल्दी छोड़ दो अगर तुम्हें विकास चाहिए तो। हम इतने सूरवीर थे कि कोई सारे युद्ध हम जीते हैं 1947 के बाद, उससे पहले हम कोई युद्ध नहीं जीते थे। यहाँ तक कि यहाँ पर तो पूरे के पूरे सल्तनत काल में रजिया सुल्तान से लेके इल्तुतमिश तक से गुलाम वंश तक ने आपके ऊपर शासन किया है। एक भी युद्ध नहीं हम जीत पाए, गुलाम वंश तक इस कंट्री पर शासन किया। और अगर किसी ने प्रोटेक्ट किया इस देश को तो केवल और केवल जिसको आप आज बहुजन कहिए, मैं मूल निवासी कहता हूँ, चाहे एससी कहिए, एसटी कहिए, ओबीसी कहिए, देश के साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर भी समझौता किया। आज अदालतें क्या बन गई, वही कानून भी बना रही हैं, वही उसकी व्याख्या भी करेंगी। तो व्याख्या के अधिकार उनको होना चाहिए। कानून बनाना लोकसभा का काम है, वो संसद का काम है। 39 मंत्रालय हैं जिसमें ग्रुप ए में जो है ओबीसी, एससी, एसटी का कोई है ही नहीं। राष्ट्रपति सचिवालय में कोई है नहीं, प्राइम मिनिस्टर सचिवालय में कोई है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट सचिवालय में कोई है नहीं एससी, एसटी, ओबीसी। यहाँ कहते हैं बड़ा क्रीम जम गया है, काफ़ी क्रीम हो गया, निकाल लो ना। तो क्रीम की छटाई अब मैं कह रहा हूँ सर, ये मैं आप दोनों लोगों के, मेरे माननीय सांसद महोदय से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप लोग कह दीजिए अपने से। मैं चाहता हूँ सर कि लोकसभा में, मैं मानता, हो सकता मैं गलत हूँ, अगर मैं कहता हूँ पब्लिक स्टेटमेंट है कि अगर इस देश में कोई हिंदू है तो केवल ब्राह्मण बनिया ठाकुर, तीसरा कोई हिंदू नहीं। मानिए मत मानिए आपके ऊपर है। और तब मैं प्रूफ करता हूँ कि सारे नॉमिनेशन करने से पहले, लोकसभा के पहले, अखिलेश जी जाते हैं मंदिरों, माथा पटकते हैं वहीं पर, वोटर वोट दें या ना दें, वो मंदिरों के मठाधीश से को वोट न दिए होंगे। और उसके बाद वही मंदिर, अभी ये जो है जहाँ से कन्नौज में, कन्नौज की घटना बता रहा हूँ सर, नॉमिनेशन से पहले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, अब वो कहते तुम हिंदू नहीं। उन्हीं की घटना जो मुख्यमंत्री पद से हटे थे तब भी था। आज ही जो है राष्ट्रपति है हमारी, कैसा हुआ उनके साथ, वही जो है पूर्व राष्ट्रपति जाके सीढ़ियों से भगा दिए गए। तो अपना घर तो तलाश लीजिए कि आपका घर कौन है, रहने दीजिए उनको। अगर मैं 52 जोड़ दूं और 52 में फिर जो है 22.5 जोड़ दूं, 72.5 हो गया, उसमें 14.2 और जोड़ दीजिए। जो बचता है वो हिंदू है, बल्कि वो ज़्यादा बन रहे हैं उनको। तो इसलिए मैं कहता हूं सर आप लोगों से कि कम से कम बहस हो तो हर मुद्दे पर होनी चाहिए कि मंदिरों में भी हमारी हिस्सेदारी चाहिए, मंदिरों की अर्थव्यवस्था में भी हमारी हिस्सेदारी चाहिए, और जो भी हो पूरे डेटा के साथ, स्टैटिक्स के साथ। मैं कहता हूं कि अगर इनको लगता है कि कितने परिवार हैं क्रीमी लेयर में कि जो है एसटी में हो गए हैं, जरा कोई बताएगा कितने हैं क्रीमी लेयर वाले। चंद्रचूड़ के पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और गवई जी जिस दिन चीफ जस्टिस बने, इन्हीं का बेटा जो फिर बनेगा हाई कोर्ट का जज, दूसरे बेटा इन्हों के हैं। और यही न्यायपालिका ऐसी है जिसमें वंशानुगत चलते हैं। न्यायपालिका, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी बेटी, यानी एक भी क्रीम उसमें नहीं मिलता है जो शेड्यूल कास्ट में हो, बैकवर्ड में हो, कि उसके पीढ़ियों दर पीढ़ियों कोई आया। तो बड़ी स्थिति बड़ी भयावह है। और मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ संघर्ष से पीछे मत हटिए। 25% और मांगना है, और बड़े शिद्दत के साथ ये लोग देंगे 25% पिछड़ों को। और जातीय जनगणना से भाग क्यों रहे हैं भाई, करा लेना चाहिए। 2003 में कौन था प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सर 417 सामान्य वर्ग के लोग ओबीसी बनाए गए, उसी में मोदी जी हैं। 417 पूरे उस पे हैं। कहीं किसी राज्य से 20 हैं, किसी से 15 हैं, किसी 21 हैं, किसी से 22। थोड़ी भी अगर इनके अंदर सलाहियत रही होती तो जिस तरह से लोकसभा में ये लोग लात खा रहे थे इस बार ना, ये जो काम लोकसभा में नहीं कर पाए, ये क्रीमी लेयर लगा दो, पूरा बहस इधर चली जाए। और हालांकि वो अपने मंसूबे में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए,
कि दरार तो डाली दिया कि शेड्यूल कास्ट की इन बिरादरियों को नहीं मिला हुआ है, इसलिए इन लोगों को मिलना चाहिए। ये सामाजिक न्याय का मामला। हम कहते हैं कि पूरे शेड्यूल कास्ट में जितनी बिरादरी है जो क्रीम बन गई है, उनको 1 दशक तक उनको रिप्रेजेंटेशन रोक दो। अब पूरा का पूरा पैसा जो क्रीम से नीचे हैं उनको लगा दो। उनके विकास में, शिक्षा में, नौकरी में, सब कुछ में कोई शेड्यूल कास्ट आपकी नहीं विरोध करेगा, कोई बैकवर्ड आपका विरोध नहीं करेगा। प्लान तो बना के ले आओ। आप कहना चाह रहे हो कि क्रीम उधर निकाल दो, बाकी कोई है ही नहीं। जब है नहीं तो उसका प्रतिनिधित्व तो कहाँ से दोगे भाई? तो 1 बार 2 बार 3 बार जेएनयू में भी बहुत होता है सर। 104-5 शायद में NFS हुए, काफ़ी प्रोग्रेसिव जेएनयू है सर। अब सारे NFS जो पाए गए हैं किए गए वो SC ST और OBC के सर हैं टीचर लोग। SC ST OBC के 104 फैकल्टी और बनते सर। डीन की लिस्ट जरा टाइप कर दीजिए वेबसाइट पे। शायद 14 डीन है स्कूल में, 14 में 11 ठे ब्राह्मण है। वोट तो आपको देते ही है, रोज संविधान दिखा के बस संविधान लूट गया चुनाव में। और जब वोट मिल गया, जीत गए, तब बोल ही नहीं रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया जो 39 सीट लेके आए हैं, वो तो समर्थन कर रहे हैं, उनके सांसद ने समर्थन किया और उनको लग रहा है कि 39 के 39 हमेशा रहेंगे। ये मैं पब्लिक मंच से बोल रहा हूँ, उनके सांसद ने, और मेरे आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बोला है, नाम लेके बोल रहा हूँ। 1960 से उनका संघर्ष चल रहा है सामाजिक न्याय के लिए। बाप रे, कहिया वो भोजपुरी में समझते हो अगर कुछ लोग, तो कहिया मोली सास तो कहिया इलियास। 60 से लोग लड़ रहे हैं कि सामाजिक न्याय। पता नहीं 60 में धर्मेंद्र यादव की उम्र कितनी रही होगी, मुझे नहीं समझ, उम्र में मुझसे छोटे होंगे। मेरे ही सांसद है। ऐसी चीज़ें करके आप लोग SC ST OBC में संघर्ष कराने का काम मत करिए, चाहे आप सांसद होंगे चाहे कुछ भी हो। जोड़ने की समय है, सबको इकट्ठा करने की समय है, सबको एक मंच पे लाने का समय है। नहीं तो वही होगा कि हम गिनते रह जाएंगे, 85 बनाम 85, 85 बनाम 15, 85 बनाम 15, 15 जीतता रहेगा, 85 हारता रहेगा। अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों को एक बार बधाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।